हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं हमारे गर्दन, कंधे और बाहों में भयंकर तकलीफ देने वाली बीमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर 7 वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल के, C1 से C7 से C7 के बीच में जो नसें हमारी स्पाइन से निकलती हैं, जो हमारे हाथों और कंधों को कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं। जब उन नसों पर दबाव पड़ता है तब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्थिति पैदा होती है। ये दोस्तों एक बोनी डिजनरेशन की बीमारी है और एज रिलेटेड बीमारी है। इसमें उम्र के साथ साथ हमारी जो बोन्स हैं ये सूखने लगती हैं और इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, यानी बोन्स में नॉर्मल वियर एंड टियर की बीमारी है। इसे गर्दन की ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देख लीजिए। उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में, बचाव के तरीकों के बारे में और बहुत कारगर होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ इस एपिसोड में बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। यह बीमारी 30 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को ज़्यादातर होती है और यह किसी को भी हो सकती है, महिला या पुरुष किसी को भी हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियों और स्पाइनल वर्टिब्रा में कुछ परिवर्तन होने लगे, वो कमज़ोर होने लगे। इनमें रीढ़ के 2 वर्टिब्रा के बीच में जो एक कुशन लाइक डिस्क होती है ये थोड़ा सूखने लगती है, जिसमें 2 वर्टिब्रा के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाती है, संकुचन हो जाता है और इसके बीच से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें हमारे हाथों को सपोर्ट करती हैं उन पर दबाव पड़ता है, जिससे वहाँ पर दर्द। वर्टिब्रा को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट हैं, ये भी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे स्टिफ हो जाते हैं। ये एक एज रिलेटेड बीमारी है, यानी नॉर्मल वियर एंड टियर में ये सबको होता है। किसी को ये परेशानी ज़्यादा होती है और किसी को कम होती है और किसी को बिल्कुल महसूस नहीं होता। इसमें जो वर्टिब्रा को आपस में जोड़ते हैं वे लिगामेंट स्टिफ हो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन का लचीलापन कम हो जाता है, यानी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वर्टिब्रा है उनके बाहरी हिस्से में दरारें पड़ने लगती हैं, जिससे डिस्क में बल्जिंग हो सकती है, हर्निएशन हो सकता है। इससे भी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें हैं उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्थिति पैदा हो सकती है। उम्र के साथ साथ हमारे वर्टिब्रा में बोनी डिजनरेशन होता है, यानी हड्डियां सूखने लगती हैं। एक उम्र के बाद में बोन स्पर्स बढ़ने लगते हैं और इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस है ये कम होने लगता है। इस संकुचन की वजह से, ये कम होने की वजह से जो हमारी नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है और यह दर्द पैदा होता है। कुल मिलाकर के जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं C1 से C7 तक, इनके बीच से जो नसें निकलने वाली हैं, जो नसें निकलती हैं उन पर जब दबाव पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है, तब इस कंप्रेशन की परेशानी को ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसमें जो लक्षण आएंगे, यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई तो क्या लक्षण आएंगे? इसमें गर्दन और शोल्डर ब्लेड, जो ये ब्लेड है, ये हड्डियां हैं, इनमें दर्द महसूस हो सकता है, कंधे में दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द खड़े होने पर, खांसने पर, छींकने पर, जोर से हंसने पर और सिर को पीछे की तरफ घुमाने पर दर्द बढ़ता है। मांसपेशियों में कमजोरी मालूम होती है, यानी इसमें हाथ उठाकर काम करना मुश्किल प्रतीत होता है और इसमें ग्रिपिंग कमजोर हो जाती है। हम चीज़ों को जो पकड़ते हैं वो हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रहती। इसमें गर्दन का जो अकड़न है या गर्दन का जो लचीलापन है ये कम हो जाता है, गर्दन ज़्यादातर स्टिफ हो जाती है। इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और सिर के पिछले हिस्से में सिर का दर्द महसूस हो सकता है। कंधों, बाहों और उंगलियों में झंझनाहट हो सकती है, इसमें टिंगलिंग हो सकती है, सुई चुभने जैसा दर्द हो सकता है, चींटियाँ रेंगने जैसा दर्द हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है और दर्द हो सकता है। कभी कभी इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है, यानी आप अपने शर्ट की बटन लगाने में अपने को असहज महसूस करेंगे। इसमें इरेगुलर गेट हो सकती है, यानी आपकी चाल बदल सकती है, आपकी चाल में लड़खड़ाहट होगी, आप ठीक से सीधे तरह से चल नहीं पाएंगे। इसमें कंधे जाम हो सकते हैं, चलने फिरने में लड़खड़ाहट रहेगी और यदि इससे ज़्यादा सीवियर हो गई तो इसमें जो ब्लडर कंट्रोल है और इंटेस्टाइनल कंट्रोल है ये खत्म हो सकता है, यानी इसमें टट्टी पेशाब पर कंट्रोल खत्म हो सकता है। अगर इसके कारणों के बारे में बात करें कि ये कारण आखिर होता क्यों है, क्या वजह है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। दोस्तों, जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी 2 वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी होती है ये गद्दी सूखने लगती है और वर्टिब्रा सिकुड़ने लगते हैं, तब ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज रिलेटेड उम्र के साथ साथ हड्डी सूखती है, उसमें लचीलापन कम होता है और उसमें जगह कम बचती है जहाँ से नसें निकलती हैं, जिसके कारण ये परेशानी बनती है। इसका मुख्य कारण तो जैसा डिस्कस हुआ है कि नर्व रूट जब कंप्रेस होती हैं किसी वजह से, भले उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो कम हो जाए, पतली हो जाए और उससे नसों पर अतिरिक्त जोर पड़े, उस पर कंप्रेशन हो, डिहाइड्रेटेड डिस्क हो, हर्निएटेड डिस्क हो, बल्जिंग हो, जिससे उन जो नर्व रूट्स हैं उन पर जोर पड़ेगा, तब ये स्थिति पैदा होती है, यानी तभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्थिति पैदा होती है। एज इसका मुख्य कारण है, उम्र के साथ साथ ये होता है और ये नॉर्मल वियर एंड टियर की स्थिति है।
यानी उम्र के साथ साथ जैसे हड्डियाँ सूखती हैं, संकुचन होता है, तो उसमें ये परेशानी पैदा होती है। कुछ ऑक्यूपेशन इस तरह के हैं जिनमें गर्दन का मूवमेंट बार बार करना होता है, जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, या जो लोग लिखने का काम करते हैं उनको दिक्कत होती है, उनकी पकड़ कमज़ोर हो सकती है, उनके हाथों में दर्द हो सकता है। इसमें ड्राइवर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, इसमें गार्ड्स हैं और हाउसवाइफ्स हैं। जो महिलाएं जो गृहिणियां हैं, घर में काम करती हैं, उसमें भी नेक का मूवमेंट ज़्यादा होता है, गर्दन का मूवमेंट बार बार होता है, उनकी भी ग्रिपिंग कमज़ोर होने लगती है और उनके गर्दन और कंधों में और हाथों में लगातार दर्द और झंझनाहट महसूस होती है। इसमें गर्दन पर कभी पहले की लगी हुई चोट भी इसका एक कारण बन सकती है। इसका अगला कारण मोटापा हो सकता है, यानी यदि मोटापे की स्थिति है तब भी उन नसों पर अतिरिक्त जोर पड़ेगा, अतिरिक्त कंप्रेशन होगा और ये स्थिति पैदा होगी। इसका सबसे बड़ा कारण जेनेटिक फैक्टर है, यानी यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, हमारे माता पिता में से किसी को सर्वाइकल स्पाइंडलोसिस की परेशानी थी, तो ये बहुत संभव हमें हो सकती है। इसमें कुछ बचाव के तरीके हैं कि इससे ये परेशानी कम होगी। तो पहला बचाव का तरीका तो यह है कि जब जिस समय सर्वाइकल स्पाइंडलोसिस दर्द हो रहा हो उस समय आराम करें, उस समय ज़्यादा मूवमेंट न करें, तौलिए में बर्फ रख करके प्रभावित स्थान पर सिकाई करें, जोड़ों पर लंबे समय तक स्ट्रेस न दें, भारी वजन उठाने और झटके से कोई काम करने से बचें, अपना वजन सामान्य बनाए रखें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तब भी ये ज़्यादा वजन इस परेशानी को दावत देता है। कुछ सामान्य व्यायाम जैसे टहलना है, साइकिल चलाना है, तैराकी है, हाथों को अधिकतम ऊपर उठाना है, कंधे के व्यायाम हैं, यानी आपको इस तरह से करना है, कंधे के व्यायाम करना है, और आधी हाँ और पूरी ना, इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से सुन लीजिए। आधी हाँ और पूरी ना करनी है, यानी आधी, जैसे हम लोग हाँ करते हैं इस तरह से, तो आपको ये 10 बार करना है इस तरह से, और पूरी ना इस तरह से है, ये भी 10-10 बार करना है, सवेरे भी और शाम भी। इससे भी इस परेशानी में आराम महसूस। उठने बैठने में उचित बॉडी पोस्चर बनाए रखें, हार्ड बेड और बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें। लेट करके पढ़ना और मोबाइल देखना ये स्थिति इस परेशानी को बढ़ा सकती है। इसमें दोस्तों जो दवाइयाँ देते हैं वो बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, अपने यहाँ उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली दवाई है रेक्विक जर्मनी की R46 की 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार देना है। यदि परेशानी ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा बार भी दिया जा सकता है। इसमें अगली दवाई है आर्निका 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देनी। इसमें नेक्स्ट दवाई है रूटा 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देना है। और इसमें जो लास्ट दवाई है वो है स्पॉन्डिन एक पेटेंट मेडिसिन आती है। इस दवाई की 1/4 कप पानी में 20 पीस डाल करके दिन में 4-5 बार देना है। जब लगातार दवाइयों का सेवन करेंगे इसमें आपका दर्द कम हो जाएगा, और जो बचाव के तरीके और जो एक्सरसाइज बताई गई हैं ये अगर आप करते रहेंगे तो इस परेशानी से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे, यानी ये परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आप इस परेशानी से बच सकते। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।